हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं हमारे योगा एंड लाइफस्टाइल जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी में ही हमारा अगला टॉपिक है, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है हम सभी जानते हैं। आज हम ओबेसिटी को इसमें योगा एंड लाइफस्टाइल के अंदर ओबेसिटी एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। दुनिया के आज हर थर्ड इंसान को ओबेसिटी की प्रॉब्लम मिल जाती है। सभी यही चाहते हैं कि ओबेसिटी से हम कैसे दूर रहें, कौन से ऐसे योगा के जरिए ऐसे कौन से आसन होंगे जिनको हम करके ओबेसिटी को हम हमारे से दूर रख सकते हैं या हमारी बॉडी को हम मेंटेन बनाए रख सकते हैं। तो ओबेसिटी के अंदर हम बात करेंगे वज्रासन की, पदस्थासन की, अर्धहस्तासन की, त्रिकोण आसन की और अर्ध मध्यचंद्र आसन की। अब हम बात करेंगे वज्रासन का प्रोसीजर कि वज्रासन कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर की बात करेंगे। वज्रासन के ही बेनिफिट की बात करेंगे और वज्रासन के ही कॉन्ट्रेडिकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पदहस्तासन के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रेडिकेशंस की बात करेंगे। इसी तरह से हम आगे त्रिकोण आसन के भी प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रेडिकेशंस की बात करेंगे। ये ओबेसिटी को ठीक करने के वाले कुछ योग के जरिए कुछ आसन है, योग के आसन है जिनसे हम ओबेसिटी को हमारे से दूर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के अंदर पहला जो हमारा आसन है वो है वज्रासन। वज्रासन कैसे किया जाता है इसका हम प्रोसीजर जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं प्रोसीजर में, नील डाउन ऑन द ग्राउंड और फ्लोर विद योर नीज। आप अपने घुटनों के बल आपने ग्राउंड में नील डाउन होना है, यानी घुटनों के बल बैठना है, जैसा कि डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है। अगली बात करते हैं एंकल्स एंड टोइज टचिंग द ग्राउंड। एंकल्स जो आपके एंकल्स है और जो आपके टोइज है पाँव के, वो ग्राउंड को टच करते हुए होने चाहिए इस तरह से। अब अगली बार योर टोइज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। अब आपके जो टोइज है पीछे के जो पाँव के अंगूठे हैं वो पीछे की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए, ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ प्लेस योर प्लाम्स ऑफ योर हैंड ऑन द नीज। प्लाम्स मतलब आपकी हथेलियां, यानी कि आपकी हथेलियों को आपकी योर हैंड ऑन द नीज, आपके हाथ के साथ में आपकी नीज पे, नीज घुटने पे रखना है, जैसे कि इसने यहाँ पर घुटने में रखी हुई है हथेलियों को। नेक्स्ट है द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेच। और ऊपर की जो बॉडी है वो स्ट्रेच नजर आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, खिंची हुई होनी चाहिए। At this time the breathing should be deep, even and slow। और इस वक्त आप ब्रीथिंग की जो रेट है वो आप डीप भी रख सकते हैं, इवन स्लो भी रख सकते हैं। फॉर गुड रिजल्ट, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 टाइम्स। ये आपको 3 से 5 टाइम, 5 बार आपको 5 मिनट तक आपको डेली करना चाहिए अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो ये था हमारा वज्रासन का प्रोसीजर, यानी कि वज्रासन कैसे किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम से भी हमें देखने को मिल रहा है कि वज्रासन में हमारी जो पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है। जैसे हम छोटा सा हम कह सकते हैं कि नमाज पोज, जैसे हम नमाज करते हैं, उसमें नमाज अदा करते हैं उस वक्त ऐसी पोज बना के बैठते हैं, तो या फिर इसे हम वज्रासन का जो वज्रासन भी कहते हैं। तो ये था प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे आगे बेनिफिट की और कॉन्ट्रेडिकेशंस की। पहले आप इसको नोट कीजिए। होता है वज्रासन को हम किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमने स्टेप बाय स्टेप अब तक जान लिया। बात करते हैं इसके बेनिफिट की। बेनिफिट क्या है पहला, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाने में हमारे काम आता है आसन। नेक्स्ट, इट हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, चेस्ट डिजीज। ये बैक पेन और चेस्ट डिजीज से संबंधित बीमारियों को हमसे दूर रखता है। इट एनहेंस मेमोरी पावर, ये मेमोरी पावर भी बढ़ाता है। इट क्योर द प्रॉब्लम रिलेटेड द मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी ये दूर रखता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मंथली डिस्चार्जिंग, जो इरेगुलर पीरियड्स जो यंग गर्ल्स में होते हैं, तो इससे रिलेटेड जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी ये हम दूर रखने में काम आता है वज्रासन। नेक्स्ट है इट क्योर मेंटल स्ट्रेस, ये मेंटल स्ट्रेस जो भी हमारे संबंधित होती है, यानी कि थोड़े बहुत टेंशन हम लेते हैं किसी भी चीज से, अगर हम वज्रासन डेली करते हैं तो मेंटल स्ट्रेस हमसे दूर रहती है। इट इम्प्रूव पोस्चर डिफीट, यानी कि शरीर की जो बनावट होती है उसमें अगर किसी प्रकार का डिफीट होता है उससे भी ये ठीक करने में हमारे काम आता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट, और ये हिप फैट के जो आसपास जो फैट इकट्ठा हो जाता है उसे भी ये रिमूव करने में काम आता है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी की जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ाने में
हमारे काम आता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट है केवल वज्रासन के। अब वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम जस्ट खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये इतने सारे आसन थे जो ओबेसिटी में पहला आसन है वज्रासन। इसके बेनिफिट हमने अब तक जान लिए। अब बात करते हैं इसके आखिरी मुद्दे की, यानी कि आखिरी पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है, पहले मैं आपको छोटा सा बता दूं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसी स्थिति होती है जिस कंडीशन में इंसान वो एक्सरसाइज करने के लायक नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में उसे वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। उसे हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं कि वो उस हालत में नहीं है। देखिए जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि इंसान कैसा हो तब ये नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब अभी आपको समझ में आ गया कि कुल मिलाकर हमें कब कब ये आसन नहीं करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन है वज्रासन का, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, जब एक इंसान जॉइंट पेन से ग्रस्त हो, अगर शरीर में हर जॉइंट दर्द करता हो, शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, तब ऐसी कंडीशन में मुझे वज्रासन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेन होता है वो उसकी और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, यानी कि स्पाइनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है किसी इंडिविजुअल को, तो शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन, तब ऐसी कंडीशन में वज्रासन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि वज्रासन जब हम करते हैं तो आदमी को सीधा बैठना पड़ता है। अभी आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पदहस्तासन। ओबेसिटी में अगला है पदहस्तासन। प्रोसीजर को जानते हैं, प्रोसीजर क्या है, पदहस्तासन कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर्स और प्लांट्स ऑफ द हैंड्स टच द फ्लोर और आइदर साइड ऑफ द फीट, यानी कि इस पोजीशन में आपने रहना है और आपके जो फीट है यानी कि आपके जो पांव है, पांव की साइड में आपने अपने प्लाम यानी कि हथेलियों को टच करना है, इस तरह से बेंड होना है, या फिर अपने फिंगर्स को आपने यहाँ पर टच करना है। उसके बाद में ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपने फोरहेड यानी कि जो आगे का जो हिस्सा होता है सिर का, यानी कि ये ललाट, इसको अपने नीज को टच, नीज के साथ में टच करने की कोशिश करनी है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। फोर डू नॉट स्ट्रेन, यानी कि हमें इस पोजीशन को जब टच करना है तब हमें अपने आप में खिंचाव नहीं लाना है। खिंचाव लाएंगे, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव लाएंगे तो इंजरीज होने के चांसेस हमें बढ़ जाएंगे। कीप द नीज स्ट्रेट, और ऐसी पोजीशन में जब आप रहेंगे तब आपकी नीज जो है वो स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधी रखनी है। एक्सेल वाइल बेंडिंग फॉरवर्ड, आपको जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तब आपको एक्सहेल करते हुए झुकना है। ऑक्सीजन का इनहेल नहीं करना, ऑक्सीजन को एक्सहेल करना है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। फॉर गुड रिजल्ट परफॉर्म दिस आसन एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स। अच्छे रिजल्ट चाहिए अगर आपको चाहिए तो इस आसन को हमें 3 to 5 टाइम्स इसको करना पड़ता है। तो ये जो आसन, ये जो प्रोसीजर बताया है हमें, इससे ऐसी इस तरह से पोस्चर तैयार होता है। और इस तरह के जो पोस्चर जो हम यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस पोस्चर को हम एक नाम से जानते हैं, आसन के नाम से जानते हैं। इस आसन का नाम है पदहस्तासन। तो ये इसका प्रोसीजर था, पदहस्तासन कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे, लेकिन आप इसको पहले नोट कीजिए। अब बात करते हैं पदहस्तासन के बेनिफिट की और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। आइए जानते हैं पदहस्तासन के बेनिफिट कौन कौन क्या क्या होते हैं। इट मेक द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, ये बॉडी को बड़ी फ्लेक्सिबल बनाने में हमारे काम आता है। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, ये बेली फैट अगर कुछ ज्यादा होता है तो एक्सेस होता है, उसे ये एलिमिनेट करने में यानी कि उसे रिड्यूस करने में हमारे काम ये आसन आता है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी भी समस्या को रिड्यूस करने में काम आता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचार अच्छा करने में हमारी बॉडी का काम आता है। तो ये पदहस्तासन के बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि किस स्थिति में हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। बात करते हैं पहला कि द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, जिस व्यक्तिगत इंसान को अगर बैक पेन हो रहा हो आसन करने वक्त या आसन करने से पहले, अगर बैक पेन की समस्या पहले से ही उसको हो तो ऐसे आसन उसको नहीं करने चाहिए। इस पदहस्तासन आसन को उसे एलिमिनेट करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि वुमेन हु आर प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। वुमेन्स जो प्रेग्नेंट की सिचुएशन में होती है या प्रेग्नेंट की स्टेट में होती है, उन्हें ये आसन नहीं करने चाहिए क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नोट कीजिए। हस्तासन के बाद में अब है हमारा ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व एक संस्कृत शब्द है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है अपवर्ड साइड, अगर हम इंग्लिश में देखें, और वैसे देखा जाए तो ऊर्ध्व का मतलब होता है मुख, यानी कि मुख की तरफ। जहां पे था पद हस्तासन, पद यानी कि पैरों की तरफ, अब यहाँ पे ऊर्ध्व यानी कि मुख की तरफ। हस्तासन है पैरों पांवों की तरफ करते हैं, पांवों की तरफ हस्तासन करते हैं तो पद हस्तासन कहलाता है, और मुख की तरफ हस्तासन करते हैं, हाथों से ऊपर करते हैं तो वो ऊर्ध्व हस्तासन कहलाता है। हर ऊर्ध्व हस्तासन की बात करते हैं, इसके अंदर प्रोसीजर की देख लेते हैं कि ऊर्ध्व हस्तासन कैसे किया जाता है। प्रोसीजर, स्टैंड विथ योर आर्म्स एट योर साइड, यानी कि आप अपने दोनों हाथों को पहले दोनों तरफ रख के इधर ऐसे जैसे अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएं। इसकी मतलब स्टैंड विथ योर आर्म्स एट योर साइड, यानी कि अपने अपनी साइड में आर्म्स को रख के आप सीधे खड़े हो जाएं। अब देन जेंटली राइज देम, अब आप इनको ऊपर उठाना है, अब आपने इनको ऊपर उठा लिया। मेक श्योर दैट योर आर्म्स आर पैरेलल, आप सुनिश्चित कीजिए कि आपके दोनों जो आर्म्स है वो पैरेलल है, बराबर है। एंड दे मस्ट फेस ईच अदर, और दोनों जो हथेलियां हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सामने तो नहीं है या सीधा सामने, इस तरह से नजर आने चाहिए। पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स, अब आप अपनी बॉडी को हल्का सा खींचना है, बिना पांव उठाए, पांव नहीं उठाना है, हल्का सा ऊपर स्ट्रेच करना है, खींचना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर आपको डीप ब्रीथिंग के साथ में ऐसे रहना है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली, आप कुछ देर ऐसे रखने के बाद आप अब धीरे से आप सांस वापस रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन, और वापस अपने प्रीवियस पोजीशन, जो आप दोनों तरफ आप हाथों को करके खड़े थे, जैसा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ये प्रीवियस पोजीशन में वापस आपको आ जाना है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स, 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को आपने वापस रिपीट करना है। तो इसे ये जो प्रोसीजर था या ये जो स्टेट बना है हमारा, ये जो पोस्चर बना है, इस पोस्चर को, इस स्टेट को हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है ऊर्ध्व हस्तासन। तो इसको अब नोट कीजिए। ऊर्ध्व हस्तासन में हम बात करते हैं अब बेनिफिट की। बेनिफिट क्या क्या है हमने एक प्रोसीजर इसका जान लिया कैसे करते हैं ऊर्ध्व हस्तासन, यानी कि मुख की तरफ ऊपर हाथों को स्ट्रेच करके थोड़ी देर खड़े होते हैं, इसे हम ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं। अब ऊर्ध्व हस्तासन में बेनिफिट क्या है? इट गिव्स द बेली ए गुड स्ट्रेस, इसके करने से बेली में एक अच्छा खासा स्ट्रेस आता है, जिससे कि ओबेसिटी रिड्यूस होती हुई नजर आती है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, और जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम भी हमारा बड़ा अच्छा होता चला जाता है। इट एनहेंस बॉडी पोस्चर, और बॉडी पोस्चर में भी ये बड़ी फायदेमंद हमें करता है, किसी की हाइट में बढ़ने में, जैसे जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं यहाँ से, तो हाइट इंप्रूव होने में भी हमारे ये बॉडी पोस्चर में भी हमारे काम आता है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, और जैसे जैसे हम ऊपर करते हैं, सांस लेते हैं, ड्रिप ब्रीथ लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसे भी ये बढ़ाता है। तो लंग्स की कैपेसिटी में भी इंक्रीजमेंट इस आसन से आता है। इट रिलीव स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, इस आसन को करने से स्ट्रेस और एनेक्सिटी यानी कि जो कई प्रकार की जो थोड़ी बहुत चिंताएं जो रहती है वो इससे दूर होती चली जाती है। तो ये तो थे बेनिफिट्स ऊर्ध्व हस्तासन के। अब बात करते हैं कि ऊर्ध्व हस्तासन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यानी कि कैसी कौन सी स्थिति है जब हमें ऊर्ध्व हस्तासन नहीं करना चाहिए। बात करते हैं पहले कि इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरी, जब ऐसी कोई समस्या हो, आपके शोल्डर पे या नेक में कोई इंजरीज हो रही हो, या फिर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन होकर रखा हुआ हो, तो दिस आसन शुड बी अवॉइडेड। तब ऐसी कंडीशन में हमें इस आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहीं से ही ऊपर स्ट्रेस देते हैं और हमारे वो जो पहले से जो इंजरी हुई है वो और बैड सिचुएशन में चली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बीपी लो है, ब्लड प्रेशर आपका लो है,
यू शुड नॉट डू दिस आसन, तब ऐसी कंडीशन में इस आसन को नहीं करना चाहिए। होता ये है कि जब हम बिना सांस लिए जब ऊपर खींचते हैं सांस को भर के, तब क्या होता है कि हमें हल्का सा कई इंसानों को थोड़ा सा चक्कर सा महसूस होता है। तो जिन किसी का अगर ब्लड प्रेशर पहले से डाउन होता है तब ऐसे आसन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गिरने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी वज्रासन की, पद्हस्तासन की और ऊर्ध्वहस्तासन की। यहाँ तक हमने इनके प्रोसीजर भी पढ़े हैं, बेनिफिट भी पढ़े हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पढ़े हैं, नोट कीजिए।